हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका ऋषभ उपाध्याय आपके लिए फिर से लेक्चर नंबर 6 उस जर्नी पे लाया हूं जो जर्नी हम दोनों ही मिलके स्टार्ट की जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मिनट, उसको स्टार्ट करने से पहले जैसे जो हम आपको हमेशा बताते हैं वो फिर से बता रहा हूं कि वीडियो के लास्ट में एक न्यूमेरिकल, बहुत ही स्पेसिफिक न्यूमेरिकल आपका वेट कर रहा है। लेकिन उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को मैं इस वीडियो के बीच में कहीं बताने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो देखिए और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके जल्दी से नीचे कमेंट में और मुझे पर्सनली मैसेज करके उसका सॉल्यूशन भेजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर का शुभारंभ। हम लोग एक छोटे से पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से करते हैं। तो आपका आज के लेक्चर का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो, पहले बहुत प्यारी, सुनो, ध्यान सुनना। ये है मोनू, हमारा फ्रेंड है। ये है मोनू और ये बन गया दादा। बन गया क्या? दादा। अब जब ये मोनू दादा हो गया तब इसका क्रिएट हो गया फील्ड। ये हो गया इसका फील्ड। अब तुम भी जानते हो कि इस फील्ड में अगर कोई दूसरा दादा आएगा तब इससे वो अफेक्ट होगा। चलो दूसरे दादा को ले आते हैं। अब जब ये दूसरा दादा इसके फील्ड में आया, ये रहा दूसरा दादा सोनू। सर ये कैसा दादा का नाम है? मोनू सोनू। चलो देखो, ये आया सोनू। जब ये सोनू इंटर किया इसके एरिया में तो इसको पहुंची खबर कि एक आया है दादा जिसका नाम है सोनू। अब मोनू क्या करेगा? उसके ऊपर लगाएगा अपना फोर्स, उसको डराएगा। अब जब उसको डर लगेगा तो वो क्या करेगा? या तो भाग जाएगा या तो डर के उसके साथ हो जाएगा। कुछ समझ पाए? नहीं समझ पाए? देखो क्या मैंने बताया। मैंने बताया ये कि ये जो मोनू है वो है आपका पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से क्रिएट हुआ एक फील्ड जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्रिएट हुआ चार्ज पार्टिकल का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर हुआ दूसरा चार्ज पार्टिकल, जो कि यहां पे हम लोग क्यू नॉट ले रहे हैं। ये जो दूसरा चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट है वो एक्चुअल में कुछ किताबें और जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। या टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको लेके टेस्ट करते हैं, सिंपल सा। तो इसको हम लोग बोले टेस्ट चार्ज। अब इसकी पोलैरिटी हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन जो इसकी मैग्नीट्यूड है, देखिए ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हम लोग स्मॉल लेते हैं। मतलब जो क्यू नॉट की वैल्यू है वो हम लोग लेते हैं स्मॉल। दूसरे वर्ड में इसको हम लोग बोलते हैं क्यू नॉट टेंड्स टू 0। अब ऐसा क्यों लिए? यार फिजिक्स में हर चीज का एक रीजन होता है। ऐसा लेने का भी एक रीजन है, क्यू नॉट को स्मॉल करने का भी एक रीजन है। यार आप अपने माइंड से समझो थोड़ा सा कि अगर जो दादा आ रहा है वो दादा इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा या इसके जैसा ही हो जाएगा शक्तिशाली, तो क्या इसको रहने देगा? क्या इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई है उस फील्ड में क्या होगा? फिर धक्का मुक्की होगा। ये दोनों एक दूसरे को ढकेल देंगे अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा देंगे, एक दूसरे को हरा देंगे।
हरा देने का मतलब ये होता है या तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे पूरी तरीके से या तो अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन उसमें हम लोग उसका डोमिनेंट नहीं देख पाएंगे, किसी एक फील्ड का डोमिनेंट नहीं देख पाएंगे। वहां पे दो फील्ड का डोमिनेंट हो जाएगा, वहां पे दो चार्ज पार्टिकल का डोमिनेंट हो जाएगा, जिसके वजह से जो फैक्टर हम लोग समझना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। वहां पे वो एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, दो पार्टिकल का सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग देखने वाले हैं सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि Q0 की वैल्यू हम लोग स्मॉल q लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो पार्टिकल आ गया, दूसरा वाला दादा आ गया, और ये आके एक पार्टिकुलर डिस्टेंस r पे, भाई जो आ रहा है वो भी एक दादा है, किसी दूसरे दादा से थोड़ी सी दूरी बना के रुक गया। ये हो गया मेरा इसका पॉइंट P। मान लो वो पॉइंट P पे आके रुक गया, गेट इट। अब जब ये पॉइंट P पे आके रुक गया है तो उस पे ये वाला जो चार्ज होगा लगाएगा एक फोर्स। वो कौन सा फोर्स होगा? अरे जी, बच्चा जानता है कि वो फोर्स होगा कोलंबियन फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q0 अपॉन में r²। That is, according to Coulomb's law, we all know that the force exerted between these charged particles is just equal to 1/4πε0 Q1 Q2, that is Q0 upon r²। Get it? I think समझ गए होगे एकदम छोटी सी बात। अब आगे देखिए, तो आगे ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जस्ट इक्वल टू F अपॉन Q0। यहां पे F भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ जो हमारा Q0 का टर्म है वो टेंड्स टू 0। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फंडा से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। और हमने बताया भी है लेक्चर नंबर 5, नहीं देखे हो तो देखो, बहुत बेसिक है। मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया है, नहीं पहुंच पा रहे हो तो ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक कर लो, मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में अगर हम लोग अपने कूलम्ब्स लॉ के जरिए जो फोर्स हमने देखा उसका वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज मतलब क्या करने वाला हूं, मतलब ये करने वाला हूं Q0 अपॉन में 4πε0 r² dot 1/Q0, then you will get Q0 will cancel out each other. We attain a value 1/4πε0 Q upon r². This is the electric field intensity value due to point charge. ये हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, ध्यान देना, इसका नहीं है, इसका है। गेट इट? तो इसमें क्या तुम क्या देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q0 पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब जो पार्टिकल आ रहा है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? जो पार्टिकल उसको क्रिएट कर रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब Q पे डिपेंड कर रहा है, ये मोनू पे डिपेंड कर रहा है, सोनू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डिपेंड किया डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे वो चार्ज पार्टिकल उस पार्टिकल से रखा गया है। मतलब कितने डिस्टेंस पे सोनू मोनू से है उस पर भी उसका फील्ड क्रिएट करता है। अरे तुम दादा हो, अब एकदम बाउंड्री पे, तुम्हारे एकदम एरिया के बाउंड्री पे वो सोनू आके रुक गया तो वहां पे तुम्हारा फोर्स थोड़ा कम लगेगा ना, वहां पे तुम्हारा पावर थोड़ा कम लगेगा ना, लगेगा ही नहीं लगेगा? कम लगेगा ना, एज कंपेरिजन टू जब वो तुम्हारे बहुत पास आ जाए। यही फैक्टर यहाँ पे भी है, लेकिन इसको हम लोग न्यूमेरिकल वे में देख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म हम लोग देख चुके हैं, इज इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन में r²। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q0 पे डिपेंड
नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब वो पार्टिकल जिस पर वो आ रहा है, जिससे वो आ रहा है, मतलब जो पार्टिकल आके उस पर एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सीख गए? चलो, सीखने के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं। पहले देखो, अब इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट है। ये तो बच्चा जानता है कि इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो हम लोग बताएंगे, हम लोग जानेंगे, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्योंकि आपका जो टर्म है वो है ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई जी। ग्राफिकल representation of E vector along x axis। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? देखो आपके पास, आपके आसपास, हम सबके आसपास दो चार्ज पार्टिकल की पोलैरिटी रहती है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पहले हम लोग ले लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये हमने लिया एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक। अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का ये रहा एक्सिस, मान लो ये बन गया इसका एक्सिस, ये क्रिएट हो गया इसका एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, गेट इट। ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, गेट इट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोऑर्डिनेट। अब देखो, अभी का जो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला आपका ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होगी। दैट इज सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r² पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगी। ओके, तो एक्स एक्सिस पे आप जानते हो कि फिजिक्स का एक भाई है। वो भाई कौन है? मैथमेटिक्स जी। मैथमेटिक्स फिजिक्स का जो भाई है वो हमको बताता है ग्राफ प्लॉट करना किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। जैसे कि अगर आपका कोई पैराबोलिक ग्राफ है, कोई स्ट्रेट ग्राफ है, कोई इलिप्सॉइड है, तो उनका जो ट्रेजेक्टरी है, उनका जो पाथ है, वो कैसे फॉलो करोगे आप, कैसे बनाओगे आप, वो इंफॉर्मेशन फिजिक्स का भाई मैथमेटिक्स देता है। उसी के इंफॉर्मेशन से मैंने कुछ बातें चुरा ली और सीधे मैं आपके सामने ला रहा हूं। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस पे इस तरीके से वैलिड करेगा, क्योंकि इसका टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैलिड कर। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। अब यार मैं इसको नहीं बताऊंगा कि मैथ का पोर्शन है, सब जानते हो आप मैथ्स के बारे में। इसका ग्राफ प्लॉट करना आप जानते हो कि एक्स एक्सिस का अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में तो कैसा बनेगा, गेट इट। अब ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हुआ, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कैसे बना? ऐसे बन गया। लेकिन पॉइंट नोट करना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। कौन है? पॉजिटिव चार्ज। चलो अब थोड़ा नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, इसको यहां से इरेज करते हैं। अब हम लोग लेते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये आया मेरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसका क्रिएट किए हम लोग क्या? एक्सिस। ये रहा इसका एक्सिस। अब इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसे होगा? बस हल्का सा रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये कि इसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान देना, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक। ये आपका माइनस एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोऑर्डिनेट है। तो आपके सामने हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में बता रहा है, बनाया है। गेट इट। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपसे पूछा जाता है उसको देखो, आपके सामने मैं ड्रॉ भी कर दिया हूं, लेकिन आपको फिर से बता देता हूं। देखो
इसको इरेज करते हैं। न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछता है, पूछता ये कि अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ग्राफ क्रिएट होगा एक्स एक्सिस में कैसे क्रिएट होगा, कॉम्बिनेशन में बना के दिखाओ। ये न्यूमेरिकल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, न्यूमेरिकल बोलता हूं। तो कैसे ड्रॉ करोगे, दोनों का एक्सिस आप ले लो एक साथ, ठीक। मान लो ये मैंने एक्सिस ले लिया, ऐसा सिर्फ मैं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। ये डॉट डॉट सिर्फ मैं क्रिएट कर सकता हूं। ये मैंने ले लिया एक्सिस। अब इस एक्सिस में ध्यान देना, मैं कोऑर्डिनेट अब ड्रॉ करने वाला हूं। पॉजिटिव एक्सिस का जो आप ग्राफ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का जो ग्राफ था अभी आपने देखा इस तरीके से जाएगा, और नेगेटिव का आपने देखा, इसी से मैं स्टार्ट कर देता हूं, इस तरीके से बन जाएगा। और रिमेनिंग ग्राफ वैसा ही रहेगा, उसमें तो चेंजेस नहीं होंगे ना। ये इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का साथ में। यार जानते हो क्या डाइपोल मोमेंट को? नहीं जानते हो? आगे के लेक्चर में आपका वो वेट कर रहा है, जान जाओगे। डाइपोल को तो जानते हो, डाइपोल टू पोल, मतलब एक पोल पॉजिटिव और एक पोल नेगेटिव, वो आपका डाइपोल है। वो भी वेट कर रहा है आगे के लेक्चर में, घबराओ मत। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ है वो एक्चुअल में आपका डाइपोल ही है। देख रहे होगे, समझ रहे हो? चलो, तो ये डाइपोल के वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, छोटा सा मैं बोल सकता हूं आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ मैंने क्रिएट किया, किसी पॉइंट के लिए नहीं, उसके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मैंने क्रिएट किया एक्स एक्सिस में। अब यहां पे मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं, घबराओ मत, लेक्चर खत्म नहीं हो रहा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाहता हूं, ध्यान दो। मैं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। वो आपको ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ अभी आप एक्स एक्सिस के अलोंग में देखिए, लेकिन आप हमें बना के दिखाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। इसका ग्राफ आप बना के हमको नीचे कमेंट में बताओगे। कमेंट में नहीं बता सकते, या तो आप हमसे पूछना चाह रहे हो कि सर इसका कैसे बनेगा, हमसे डिस्कस करना चाह रहे हो कि सर ये मेरा सही है कि नहीं गलत है। उसके लिए भी मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट पर्सनली कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपका छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप करोगे, इसको इरेज करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो आप जानते हैं, आप सीखियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रीवियस लेक्चर नंबर 5, उसमें आप देखें। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखा, उसी से जुड़ी हुई बातों को, थोड़ी सी बातें मैं अभी आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि क्योंकि इससे जुड़ी हुई बातें आपको आगे लेक्चर में मिलेंगी। देखो क्या, ध्यान दो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन ध्यान देना मैं कैसे बना रहा हूं इसको। आप देखते होंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम में मैं लाइंस को इक्वली डिस्टेंस पे नहीं रखा है, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है। इस चीज को आप नोट कर रहे हो कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस ज्यादा है तो कहीं पे कम है। अगर ऐसा कंडीशन आपके सामने पड़ जाता है तो क्या होगा? ये क्या बता रहा है आपको? सीधे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि अगर ऐसा आपका लाइंस आ गया आपके सामने, तो आप एक चीज याद रखना कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, इज वेरिड। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी सीधे आप बोलो नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट।
अगर आपका ऐसा कोई सिमेट्रिकल व्यू आपके सामने नजर आता है तो आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ। आगे ये है कि अगर आपका ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होके दिखा, ठीक, अब अगर ऐसा दिखा आपको तो इसमें क्या आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो कि इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है, डायरेक्शन उसका कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। हाँ, उसका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बदल रहा है। अगर ऐसा डायग्राम आपने देखा तो ऐसा देखा तो इसमें ध्यान देना, इस दोनों में अंतर क्या है कि इसमें इक्वली स्पेस तो है लेकिन इसका जो लाइन है वो कर्व्ड है, मतलब कि इसके डायरेक्शन में चेंजेस है बट वैल्यू में चेंजेस नहीं है। दैट इज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि इसका डायरेक्शन, अगर मैं यहां बोल दूं कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज कांस्टेंट, मतलब इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है वो वेरी कर रहा है। अब एक तीसरा केस देखते हो, देखो यहाँ पे एक तीसरा केस बना रहा हूँ, नीचे यहाँ बना देता हूँ, दिख रहा है आई थिंक। नीचे केस में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं और साथ ही साथ एक डायरेक्शन में है, इक्वली स्पेस्ड है और साथ ही साथ एक डायरेक्शन में है। यहाँ इसको इरेज करता हूँ, साथ ही साथ एक डायरेक्शन में है। अगर ये ऐसा एक डायरेक्शन में है और इक्वली स्पेस्ड है तो उस कंडीशन में यहाँ पे दोनों, मतलब मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, साथ ही साथ जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, ये भी नहीं है। गेट इट? ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आगे काम आएंगी, सिर्फ आपके लिए क्लास 12 के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए भी। न्यूमेरिकल्स मैं आपको एक अलग सा सेशन दूंगा, उस सेशन में केवल और केवल न्यूमेरिकल होगा। और मेरे दोस्त उस सेशन में क्लास 12 का ही न्यूमेरिकल नहीं, कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल भी ऐड करूंगा। जो आपकी बुक्स हैं आई विरोडोव और भी जो TMH का है, SC वर्मा है, SL ओरा है, ये सभी जो आप देखते हो उसको देखते हुए एक कंबाइंड फॉर्म में मैं न्यूमेरिकल सारे जगहों से कलेक्ट करके और कुछ अपना जो न्यूमेरिकल मैंने खुद क्रिएट किया है उसको भी आपके लिए एक अलग सेशन में स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं साथ में मिलके, तब उस पर ध्यान देंगे। चलिए अब यहाँ पे इस पोर्शन को इरेज करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हमारा वो जो दादा था जिसका नाम मोनू था, वो दादा अगर अब अंडर में आ गया अपने गार्जियन के, मतलब अपने मनमानी कर रहा था जब तक उसके गार्जियन उसके साथ नहीं थे, बट अब उसके गार्जियन उसके ऊपर अपना डोमिनेट कर रहे हैं, अपना पावर, तब वो कैसा करेगा बिहेव। मतलब क्या मैं बोलने वाला हूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू Q0 है, वो चार्ज पार्टिकल आ गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपने आप को किस तरीके से बिहेव करेगा, यही है आपका अगला टॉपिक। चलो लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field. Electric charge in a uniform electric field is your next topic. चलो देखो मेरे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है,
साथ ही साथ इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ, इसका सेंस होता है यूनिफॉर्म का। अब यहां पे ये हो गया चार्ज पार्टिकल। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही जाता है। अरे यार नहीं जाने हो तो आई बटन को क्लिक करो, मेरा वीडियो लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 5, उसमें तुम जान जाओगे। चलो, तो ये रहा हमारा चार्ज पार्टिकल, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाएगा फोर्स। कौन सा फोर्स? कोलंबियन फोर्स। और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा और कहां होगा? उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी और उसके अपोजिट में भी। अरे मान लो इसका जो गार्जियन है, मतलब कि इसके दादा, ये जो दादा है, दादा का जो गार्जियन है वो भी डॉन निकला तो बेटा तो और बिगड़ जाएगा ना। लेकिन अगर वो सीधा निकला तो बेटा को सुधार देगा। यही होगा। सेंस ये कि अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो आ रहा है वो आपका पॉजिटिव हुआ तो और निगेटिव हुआ तो दोनों कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सर्ट कराएगा। लेकिन अगर ये निगेटिव हुआ, अगर ये हुआ निगेटिव, ये पॉजिटिव, और अगर ये हुआ निगेटिव तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कराएगा। अब वो फोर्स कितना एक्सर्ट कराएगा बताओ ना मेरे को। वो फोर्स जब एक्सर्ट करेगा तो ये बॉडी क्या करेगी? एक्सेलेरेट करेगी ना, वेलोसिटी गेन करेगा ना, कुछ एक्सेलेरेशन इसके अंदर आएगा ना। पहले अगर ये रेस्ट में है तो फील्ड आने के बाद एक्सेलेरेशन करेगा कि नहीं करेगा? अरे यार तुम इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हो? घूम रहे हो। अब तुमको पता चला कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम क्या करोगे? जहां घूमते होगे या तो अपने घर की तरफ भागोगे या और दूर भागोगे। तो वही यहां पे हो रहा है। ये जहां पे भी होगा वहां से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे पार्टिकल हमने लिया Q0, इसके ऊपर फोर्स लगाया F। किसने लगाया? इस फील्ड ने लगाया। अब उस फोर्स के वजह से, यहां देखो मैं टर्म लिख रहा हूं कि उस फोर्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से देखा जा रहा है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है, ये तो हम समझ गए हैं। कितना आया है? F/Q0 आया है। गेट इट? अब F की वैल्यू कितनी हुई हमारी? Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स का वैल्यू हुआ। गेट इट? अब कोई भी फोर्स होता है उसकी वजह से अगर एक्सेलेरेशन हुआ तो उसका टर्म बन जाता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? Q0.E। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या मिल गई हमको? एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल गई हमको Q0E/m। ये हो गया मेरा एक्सेलेरेशन का वैल्यू। बताओ ना यार, बोल दो ना यार। हाँ कमेंट में लिख दो, बोल नहीं सकते हो कमेंट में लिख दो हाँ सर। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन का वैल्यू हो गया। अब इस एक्सेलेरेशन का यूज हम लोग अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए अगर कर दे तो हम लोग पा जाएंगे इस पार्टिकल का वेलोसिटी, इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री और इस पार्टिकल का ट्रेवलिंग टाइम भी। चलो दिखा देता हूं कैसे। मान लो कि ये पार्टिकल कोई पार्टिकुलर टाइम में ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग अपना इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन लगाएं v = u + at लगाए, उस कंडीशन में अगर हम u की वैल्यू, मतलब इनिशियली पार्टिकल इज अ रेस्ट, पार्टिकल इनिशियली किस में? रेस्ट में है। तो उस कंडीशन में अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसके लिए u की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? 0 फॉर इनिशियल कंडीशन, u टेकन बी 0, u = 0 फॉर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन के u की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। तो v का वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्त? a की वैल्यू देखो ना यार यहाँ पे Q0E/m.t, ये उस पार्टिकल की हो जाएगी वेलोसिटी। गेट इट? यार अब हमको वेलोसिटी मिल गई। अब हम इस वेलोसिटी के साथ से उसका किसी भी
टाइम पे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि वो वहां से कितना मूव किया। कैसे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी से इस चीज को आप करो अपने कॉपी में। चलो स्टार्ट हो जाओ, आप करो अपने कॉपी में कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसको यूटिलाइज करके और जो टर्म अभी आपने देखा है उसको यूटिलाइज करके इसका डिस्टेंस निकालो। चलिए स्टार्ट हो गया। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग आज का न्यूमेरिकल ले लो, मतलब कि आज का वीडियो का जो न्यूमेरिकल है, आज के लेक्चर का न्यूमेरिकल है आपके सामने ये रहा, जो बोर्ड पे दिख रहा है उसको देखिए। बोर्ड पे आपका न्यूमेरिकल दिख रहा है। न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि क्या पूछ रहा है और क्या आपको करना है। न्यूमेरिकल में बोल ये रहा है कि अ बॉल ऑफ रेडियस r carries a positive charge whose volume density depends only on the separation r from the ball center as rho is equal to rho naught 1 minus r upon r। इसका सेंस ये कि आपके पास है एक बॉल और उस बॉल की डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी, वैल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। देखो वो बॉल है तो बॉल कोई भी होगा, स्फेरिकल ही होगा। अब वो बॉल स्फेरिकल बॉल है, आप उससे बैट बॉल खेलते हो, उसको छोड़ो, ये बॉल है, इसका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी अंदर से जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट है, अंदर से कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर। इस तरीके से इसकी वॉल्यूम डेंसिटी रेडियस के साथ, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। समझ गया इतना बात? अब आगे क्या कर रहा है? जहां पे इंफॉर्मेशन आपको आगे दिखता होगा वेयर रो नॉट इज द कांस्टेंट। रो नॉट जो है वो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू आपको अभी नहीं दी गई है। आगे देखो, एज्यूमिंग द परमिटिविटी ऑफ द बॉल एंड द इन्वायरमेंट टू बी इक्वल टू यूनिटी। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो परमिटिविटी आप यूज करोगे वो परमिटिविटी की वैल्यू इन्वायरमेंट की परमिटिविटी के बराबर है। आप समझ सकते हो कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। आगे क्या कहा कि फाइंड क्या करना है, ये तो क्वेश्चन हो गया कि आपको आप फाइंड क्या करना है वो सुनो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉल। मतलब कि इन बॉल के अंदर भी और बॉल के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फंक्शन है आर के साथ, वो टर्म क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ दूसरा टर्म भी बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ आप क्या लाओगे वो भी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका जल्दी से आंसर क्रैक करिए, मुझे भेजिए, देखता हूं इस बार कैसे और कितना जल्दी सॉल्व होता है। फिर से मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 बहुत जल्द आपके सामने आएगा। थैंक यू।